आज हम लोग रामचंद्रन प्लॉट को देख रहे हैं। जब भी एक पेप्टाइड को हम बनाते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर जो बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ और एन के बीच में, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यहाँ पर 3 तरह के हमें बॉन्ड्स दिखते हैं। अगर गौर करें तो पहला एन और अल्फा सी, मतलब अल्फा अमीनो और अल्फा कार्बन के बीच में। दूसरा अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बोक्सिलेट के बीच में। और तीसरा सी डबल बॉन्ड ओ और एन ऑफ अनदर, उसके बीच में ये हमें एक बॉन्डिंग पैटर्न दिखता है। इसी 3 का रिपीटेशन है। अगर आप गौर करें, ये एन, ये अल्फा सी, यहाँ पर एन और ये अल्फा सी। अल्फा सी कार्बोक्सिलेट का सी, तो अल्फा सी एन कार्बोक्सिलेट का सी। तो इसी का रिपीटेशन होता है यहाँ पर। इसी का रिपीटेशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो एक सर्टेन एंगल पर ये बॉन्ड जो है अल्फा अमीनो एंड अल्फा कार्बन के बीच, वो रोटेट करता है, चाहे क्लॉकवाइज करे एंटी क्लॉकवाइज करे। उसी प्रकार से ये भी जो है वो अल्फा कार्बन से वहां पर भी रोटेट करता है। लेकिन ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पर चूंकि पार्शियल डबल बॉन्ड बनने का टेंडेंसी रहता है, इसमें इतना फ्री रोटेशन हमें नहीं दिखता। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एक एंगल है जिसे आप सब लोग जानते हैं, जो कि एक एक्सिस पर ड्रॉ कराया गया है, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं फाई एंगल। और दूसरा एंगल जो है वह अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बोक्सिलेट के कार्बन के बीच में है, और उसको कहा जाता है साई एंगल। बेसिकली यही 2 एंगल हम लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। अब जब ये मूव करता है, तो मूव करने में इस एंगल का रोटेशन क्या हो सकता है? हम लोग कहेंगे इस एंगल का रोटेशन ±180 डिग्री हो सकता है, ±180 डिग्री। तो ±180 डिग्री का रोटेशन बताता है कि यह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में किस प्रकार से रोटेट कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए भी सेम ±180 डिग्री का कॉन्सेप्ट है। अब क्या कौन है जो बॉन्ड को, एंगल को चेंज कर सकता है? तो हम लोग कहते हैं कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसका असर, जैसे टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर में फ्लक्चुएट होने से बॉन्ड एनर्जी पर भी असर पड़ता है। तो इन सब स्टेटस में ये जो एंगल है उसमें वेरिएशंस दिखता है। दूसरा क्या है? अब दूसरा मैं थोड़ा सा आपको और भी डिस्कस कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हम सब लोग जब पीटी ग्राउंड में रहते हैं तो हमारे पीटी टीचर कहते हैं सब लोग एक एक हाथ की दूरी बनाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं अपने जगह पर। ठीक है, और अपने जगह पर खड़े होकर हम एक हाथ की दूरी इधर, एक हाथ की दूरी इधर करते हैं। ठीक, हमारे बगल में जो दूसरा छात्र खड़ा होता है वो भी हमसे इतनी ही दूरी पर, है ना, वो भी खड़ा रहता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ खड़ा रहता है। इसका मतलब क्या है कि इस एक्सिस पर यह स्टूडेंट जो है वो फुल 180 डिग्री में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। ऐसे भी रोटेट कर सकता है, या फिर ये
इस प्रकार से भी रोटेट कर सकता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये पूरी तरह से फ्री रोटेशन जो है वह शो करता है। फ्री रोटेशन शो करने का मतलब हो गया कि फ्री रोटेशन का मतलब हो गया कि वह कहीं टकराता नहीं, करेक्ट, अपने बगल वाले से वो कहीं भी टकराता नहीं है। अब आप सोचिए कि इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए और इस जो बगल का जो स्टूडेंट है उसको हम लोग खड़ा कर दें थोड़ा सा नजदीक, थोड़ा सा नजदीक खड़ा कर दें, लाइक दिस वन। तो अब जो है, क्या इतना फ्री रोटेशन किया जा सकता है? हम लोग कहेंगे नहीं सर, कुछ डिग्री पर ये फ्री रोटेशन कर सकता है, मान लो कि इस एंगल पर ये फ्री रोटेशन कर सकता है क्योंकि टकराएगा नहीं। लेकिन वही यदि इस एंगल पर किया जाए तो सर्टेनली क्या होगा, यहां पर एक टकराहट दिखेगा। अर्थात हम कहेंगे कि इस एक्सिस पर यह फ्रीली रोटेट कर सकता है ना, फ्री रोटेशन, लेकिन इस एक्सिस पर रेस्ट्रिक्शन है। क्या है? रेस्ट्रिक्शन, अर्थात यहां पर वो उसका रोटेशन संभव नहीं है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पीटी रिहर्सल या पीटी प्रैक्टिसेस का आपके सामने दिया, ठीक इसी प्रकार से एक अमाइनो एसिड जो होता है वह भी, अब यह अमाइनो एसिड है, ठीक है, और उसके बगल में एक दूसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें, ठीक है, फिर कोई तीसरा अमाइनो एसिड है। इस प्रकार से अमाइनो एसिड जो होता है, चूंकि जेड जिगजैग फॉर्म में रहता है तो इसलिए इसको ऐसे कर रहे हैं। अब इसका आर ग्रुप यहां पर है, इसका आर ग्रुप यहां पर है, इसका आर ग्रुप यहां पर है, ठीक है, और ये आपस में जुड़ा हुआ। अभी मैं सिर्फ एक डंडे से इसे जोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं से। अब क्या है कि जब ये फुल रोटेशन करेगा तो यह देखेगा कि इसको कोई स्टेरिक हिंड्रेंस तो नहीं है। क्या नहीं है? स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस को चेक करना बहुत जरूरी होता है, या तो होगा या फिर नहीं होगा। ये स्टेरिक हिंड्रेंस किसी कारण से हो सकता है, हम लोग कहते हैं कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस इस आर ग्रुप के कारण हो सकता है, इस आर ग्रुप के कारण हो सकता है, इस आर ग्रुप के कारण हो सकता है। सबसे कॉमन स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉज होता है, ठीक है। अब अगर इस स्टेरिक हिंड्रेंस को थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करें तो और भी आपको अच्छा लगेगा। सोचो, ये एलानीन है CH3, ठीक है, मैं थोड़ा इसको और ओपन कर देता हूं क्योंकि मैं हमेशा देखता हूं कि स्टूडेंट के लिए रामचंद्रन प्लॉट एक पहेली की तरह होता है। ये है, और एक जो है यहां पर वो वैलिन है, ठीक है, तो ये वैलिन का है। तो वैलिन का ऐसा स्ट्रक्चर है CH3 और इधर भी CH3, ठीक है, दिख रहा है आपको? अब आप सोचिए कि कितने सारे ग्रुप्स हैं जो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं। यह हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ठीक है। बगल वाले के लिए देखें, इसके लिए और भी बहुत ग्रुप है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं जो रोटेट कर रहे हैं सब। अब क्या होता है कि रोटेशन तो हर स्टेटस पर हो रहा है, ये एंगल भी रोटेट कर रहा है, इसका भी ये एंगल रोटेट कर रहा है। तो अभी अगर हम बोले तो बोलेंगे एकदम फ्री रोटेशन है, क्योंकि आपस में कहीं कोई टकरा नहीं रहा है।
आराम से ऐसे रोटेट कर रहा है एक सर्टेन एंगल पर। ये सब भी अपना कूल रोटेट कर रहा है। लेकिन सोचिए कि यहाँ पर एलेनिन की जगह हम अगर एक फिर से हम भी यहाँ वैलिन डाल दें, तो क्या आपको लगता है कि बहुत ही आसान होगा इसके लिए इजीली रोटेट करना? शायद नहीं भी हो सकता। आंसर हम कह सकते हैं कि हो सकता है सर स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सोचो कि अल्फा एंगल में ये है ना कोई, ये सॉरी मतलब ये फाई और साई, अगर इन एंगल्स में वेरिएशंस हो जाए और वेरिएशंस होने के कारण क्या हो, ये शिफ्ट कर जाए यहां पर, अब यहां पर आ गया, अब क्या हो सकता है? अब जो है इंटायर ग्रुप यहां शिफ्ट कर गया। अब यहां इंटायर ग्रुप शिफ्ट कर गया तो जो एलेनिन है वो भी क्या, उसका स्ट्रक्चर भी क्या हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। हुआ क्या? हुआ ये शिफ्ट हुआ। क्यों शिफ्ट हुआ? बिकॉज ऑफ द चेंज इन सराउंडिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर। और ये इसका जो रोटेशन हो गया वो क्या हो गया? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसका मतलब है ये एंगल फाई और साई ये डिसाइड करेगा कि कोई भी स्ट्रक्चर में रोटेशन कितना परमिटेड है किस अमाइनो एसिड्स के लिए, है ना? पीटी लाइन में खड़ा है तो आपको कितनी दूरी बनाना है, ओके? अगर वो दूरी आप नहीं बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम होगा कि जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड इज रिजिड एंड प्लेनर। हम सब ने ये पढ़ा है कि पेप्टाइड बॉन्ड रिजिडिटी शो करता है और एक ही प्लेन में रहता है, ठीक है? इसका मतलब है, इसका मतलब है कि एन अल्फा कार्बन कार्बन एटम is separated from each other by three covalent bonds. कौन कौन से थ्री कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं? हम लोग कह रहे हैं कि जो तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें पहला होता है N2 अल्फा कार्बन, दूसरा होता है अल्फा कार्बन 2 कार्बोक्सिलेट का कार्बन और तीसरा होता है कार्बोक्सिलेट कार्बन टू अल्फा 1 कार्बन। अल्फा 1 इसलिए अल्फा 1 नहीं होगा, ये N ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, ठीक है? तो यही तीन बॉन्ड हैं जिससे कि ये सेपरेट होता है, मतलब एक, और फिर अगर आप देखें इसके बाद फिर क्या होगा, N2 अल्फा 1, ऐसे देखें तो ये एक अल्फा कार्बन है और एक दूसरा अल्फा कार्बन ये है। और इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है बॉन्ड का? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड। या अगर आप यहां से काउंट करें तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। तो थ्री बॉन्ड से आपस में क्या है, हटे हुए रहते हैं। एक नॉर्मल स्टेटस में तीनों बॉन्ड का जो पेप्टाइड का जो तीनों बॉन्ड होता है उसका जो पॉलिंग एंड कोरी के आधार पर जो डिस्टेंस था कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में, नाइट्रोजन एंड कार्बन मतलब अल्फा कार्बन के बीच में वो था 1.46 एंगस्ट्रॉम। जबकि वही ये जो अमाइन का जो होता है, तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें कंटिन्यूसली वेरिएशंस हो सकता है अगर उसके कंडीशंस में हम क्या करें, बदलाव करते रहें। तो साइंस में ये चीज को समझना सबसे सामान्य बात है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। दूसरा, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो पार्शियली डबल बॉन्ड होता है, इसकी चर्चा मैंने कर रखी है आपके सामने। कारण है कि पेप्टाइड बॉन्ड में जो कार्बोनाइल है इसमें
ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा भी अगर सिचुएशन बदल जाए तो ये इधर शिफ्ट कर सकता है और यहाँ आ सकता है। इसलिए लोग इसको क्या बनाते हैं कि भाई ये जो है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो लोग इसे डैश डैश करके इंडिकेट करते हैं। और डैश डैश करके इंडिकेट करेंगे तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वह आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया है। अब हमें देखना है कि जो हमारे दो ही एंगल को हम लोग अभी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक फाई एंड साई, तो इन्हें हम लोग डायहेड्रल एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग? डायहेड्रल एंगल। और क्योंकि इस पर घूमता है ये, तो टॉर्जन एंगल्स भी इन्हें कहा जाता है। अब हमें इन विषय पर अब हम धीरे धीरे रामचंद्रन प्लॉट के बेसिक्स की ओर और बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है, उसके फॉर्मेशन के दरमियान में जो एक पेप्टाइड को ही हमेशा रखना है। जब भी रामचंद्रन प्लॉट पढ़ते हैं हम लोग, एक पेप्टाइड ही हमारा इसका यूनिट होता है, ठीक है ना। यूनिट ऑफ स्टडी हमारा एक पेप्टाइड होता है। आप अगर बुक में जाएंगे तो आपको इसके बहुत सारे वेरिएंट्स स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। मैं कुछ कोशिश करता हूं बनाने के लिए। ठीक है, ओके। देखिए एक पेप्टाइड है, ठीक है। इस पेप्टाइड में यहाँ अल्फा अमीनो है, यहाँ अल्फा कार्बन है, अल्फा लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ कार्बोनाइल का कार्बन है और यहाँ फिर अल्फा अमीनो ऑफ अनदर ग्रुप है। अगर आप ऐसे गौर करें तो ये जो है यहाँ पर एक हमारा फ्री रोटेशन का बॉन्ड हो गया। ये बॉन्ड है जो हमारा फ्रीली रोटेट कर सकता है और ये बॉन्ड जो है हमारा फ्रीली रोटेट करता है, ठीक है। अभी हम क्लॉकवाइज ही दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो है ये पार्शियल डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है, ठीक है। मतलब यही हमारा स्टेटस है। तो अब जब हम इसको प्लेन वाइज जब हम इसको इसके एंगल्स को लेते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कितने डिग्री पर ये फ्री रोटेशन कर रहा है और कितने डिग्री पर इसका रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। कितने डिग्री पर सभी, मान लो कि हम सिंपल अगर अभी अपने समझ से इसको बना हुआ है तो यहाँ पर एक एंगल है फाई, ठीक है, और यहाँ एक एंगल है साई। देखने में ही दोनों एंगल में लग रहा है कि जो एक्यूट एंगल है, लघु कोण जो है वह एन और सी मतलब साई का है, फाई का है। और जो ऑब्ट्यूस एंगल है मतलब कि बृहद एंगल कोण है, वह जो है वो साई का दिख रहा है। इस प्रकार से यह एक स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। आप देखेंगे बुक में भी आपको आराम से मिलेगा स्ट्रक्चर, वह कुछ इस तरह का है, इस तरह का दिखता है। देखिए, ओके, और इसे मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर आराम से गौर कर सकते हैं। यहाँ पर अमीनो ग्रुप का नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ जो है वो अल्फा कार्बन है, रीड किया है। इसके बाद कार्बोनाइल का कार्बन है और फिर यहाँ पर अगर आप इस एक्सिस को देखें, इस एक्सिस का रोटेशन क्या है, एकदम सारा का सारा एक ही एक्सिस पर अरेंज, सिंगल एक्सिस।
इसका जो एंगल का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो प्लस माइनस 180 डिग्री आराम से होगा, कहीं कोई इश्यू नहीं है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, इसके अलावा मैं एक और आपसे शेयर करता हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि आप देखें, ये हो गया अल्फा अमीनो, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया, और ये हो गया। अब ऐसे देखें, अगर ये रोटेशन हम देखते हैं तो यहां पर भी एक सुटेबल एंगल हमें दिख रहा है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से हम लोग का एन, अल्फा कार्बन का कार्बन, कार्बन कार्बन, यहाँ पर अब यहाँ पर भी क्या है कि यदि हम फिर से एक्सेस को, इस एक्सेस को, ठीक है, अगर इस एक्सेस को हम डिटरमाइन करें तो हमें रोटेशन का एक एंगल जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। और कैसे दिख रहा है, देखिए यहाँ एक एंगल है और एक एंगल यहाँ है, ठीक है। तो जब इस एंगल का वैल्यू हम देखना शुरू करते हैं तो रामचंद्रन जी ने क्या किया, उन्होंने फ्री रोटेशन देखना शुरू किया और उसका उन्होंने स्केच बनाना शुरू किया कि किस जगह पर, किस एंगल पर रोटेशन जो होगा फाई और साई का एकदम फ्री होगा, है ना, और किस जगह, किस एंगल पर उसका रोटेशन संभव नहीं है। तो जब इस चीज को उन्होंने डिटरमाइन करने की कोशिश किया तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, तो जैसे हम लोग कहते हैं कि मान लो कि हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, क्या ये इवोल्यूशनरी एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है या इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चरली बदलाव होने का चांस होता है। हम लोग अगर अपने हाथ को देखें, हाथों को, दोनों हाथों, तो हम अपने हाथों को देखेंगे तो देखेंगे कि सबका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। किसी भी ह्यूमन में जाएंगे, हमारे उंगलियों का फॉर्मेट फिक्स है। ये बात अलग है कि कोई उंगलियां लंबी हो सकती हैं, कोई उंगलियां मोटी हो सकती हैं, कुछ उंगलियां पतली हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेट फिक्स है। अगर आप अपने उंगलियों को छुएंगे, यह गोल सा लगेगा, वो सिलिंड्रिकल है उंगली। ऊपर को छुएंगे तो ब्लंट लगेगा, है ना, हाफ हाफ कर्व ब्लंट है ये। तो कभी मन में सवाल आता होगा कि ये प्रोटीन इसको ऐसे कैसे बना देता है, क्या ये इवोल्यूशनरी सिलेक्टेड स्ट्रक्चर है हमारा उंगली का। जब साइंस में ये सोच आना शुरू होता है, तब हम लोग को देखने का मन होता है कि उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखें, कैसे वो किस स्टेटस, मान लो कि कोई एक प्रोटीन है जो इस स्ट्रक्चर में फ्री रोटेशन है, इस स्ट्रक्चर में फ्री रोटेशन नहीं है, इस स्ट्रक्चर में फ्री रोटेटेड नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है यह सिलेक्शन है, यही अभी सिलेक्टेड है ना, बाकी जो है वो क्या है, सब रिजेक्टेड स्ट्रक्चर है। आज जो आप लोग पढ़ते हैं कि प्रोटीन का जो सैमुलेशन मॉडलिंग किया जाता है, प्रोटीन मॉडलिंग करके एक टॉपिक आता है जो बायोफिजिक्स में लोग पढ़ते हैं, प्रोटीन मॉडलिंग। प्रोटीन मॉडलिंग में क्या करते हैं कि किसी भी प्रोटीन का क्या सबसे बेस्ट कॉन्फर्मेशन है, ये उसमें स्टडी किया जाता है। अब एक सवाल है कि जब सारे के सारे पेप्टाइड ग्रुप्स फुल्ली एक्सटेंडेड हो, व्हेन ऑल पेप्टाइड ग्रुप्स आर फुल्ली एक्सटेंडेड, पूरी तरीके से फैला हुआ स्पेस में। अब स्पेस में हम थोड़ा सा और आपके लिए एक इमेज का क्रिएशन करते हैं। देखो, आप सब लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, पढ़े ही होंगे सब लोग, कम या ज्यादा। हम लोग मैकाले के एजुकेशन सिस्टम में है, जहाँ पर हम लोग का पढ़ने का मतलब होता है पास करना। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी अच्छे से करें ताकि नेट क्वालिफाई करें, ठीक है। तो अब आप इसको अगर देखें तो यहाँ पर दो तरह के एक्सेस हमें दिखता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। हम लोग क्या कहते हैं कि अगर आप यहां पर इस जगह पर देखें
मैं इसको एक ब्लॉक से घेरता हूँ, ठीक है। अब ठीक है। अब हमारे पास 4 ब्लॉक है। पहला ब्लॉक है ए, दूसरा है बी, तीसरा सी और चौथा डी। ये 4 ब्लॉक है। अब हमें यहाँ पर x और y का वैल्यू लिखना है। ओके, यहाँ पर लिखना है कि x का कितना होगा और y का कितना होगा। तो हम लोग कहते हैं कि सर हमें बताइए, जगह एंगल बताइएगा तब बताएंगे x y कितना होगा। अभी क्या है कि यहाँ पर कोई भी x का वैल्यू हो या कोई भी y का वैल्यू होगा, सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यू होगा। जबकि अगर यहाँ हम जाएं, यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जगह जो है, इसको हम लोग 0 कहते हैं। यहां से शुरू हो जाता है +1, +1, +2, और यहां से शुरू हो जाता है -1, -2। सब लोग जानते हैं। ये हो गया +1, +2, और y एक्सिस में नीचे में जाने पर क्या होता है, -1, -2। तो यहाँ पर x माइनस है, ये जो है एक्सिस ये माइनस है, जबकि y क्या है, y अभी भी प्लस है। c में जाते हैं तो हमको दोनों x एंड y दोनों क्या मिलता है, माइनस वैल्यू मिलता है। माइनस ये भी मिलेगा और माइनस ये भी। जबकि डी में जाते हैं तो x क्या मिलता है हम लोग को, प्लस वैल्यू मिलता है। देखिए +2, और y क्या मिलता है, y नीचे है, y क्या मिलेगा, y मिलेगा माइनस। इस प्रकार से अगर हम ये देखें तो किसी भी चीज के लिए यही पॉसिबल हमारे पास फॉर्मेट है। अब आप गौर करें इसमें, इसमें क्या हो सकता है। आप देखें कि ये एक एंगल है, ठीक है, और दूसरा एंगल ये है। इसको हम लोग अगर +180 डिग्री एंगल बोलें तो नीचे को क्या बोलेंगे, नीचे बोलेंगे -180 डिग्री एंगल। इस ब्रह्मांड में कोई भी मॉलिक्यूल है वह इसी कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। अगर एक्स वाई देखें 2D में, और अगर हम 3D में देखें तो फिर एक यहां से भी y एक्सिस डेवलप कर जाएगा, एक y एक्सिस डेवलप करेगा और वो 3D कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अभी हम 2D पर ही देख रहे हैं क्योंकि रामचंद्रन प्लॉट ने भी 2D को ही एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आज आप देखेंगे बहुत सारे बुक्स में तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स दिया रहता है एक्स वाई जेड का। अभी आप एक्स वाई पर ही ध्यान दें। तो ±180 डिग्री हमारा मैक्सिमम रोटेशन है एक्स वाई। अब कोई कहाँ रहता है उस पर डिपेंड होता है कि वो कहाँ पर है। अब देखो कि मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ ना जी, बहुत गंदा हो गया। अब आप देखेंगे ये मैदान को मैंने खाली कर दिया। अब आप सोचिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने कोई एक कॉन्फर्मेशन में है, सोचो कि अगर वो इस कॉन्फर्मेशन में यहां पर है, और हम कहते हैं कि जब यहां पर है वो, उसका रोटेशन जो है एकदम फ्री रोटेशन है। क्या है उसका, एकदम फ्री रोटेशन है। तो हम कहेंगे कि यहां पर रहेगा तो फ्री रहेगा, लेकिन यही अगर यहां पर रहे वो फ्री नहीं रहेगा, वहां पर इतना धक्का मुक्की लगेगा कि वो कोलैप्स कर जाएगा। हम बोलेंगे यहां पर उसका फ्री रोटेशन नहीं है। अब यहां पर जैसे फ्री रोटेशन की बात करेंगे, ये फ्री रोटेशन हम किस बेसिस पर कर रहे हैं, उसके एंगल फाई एंड साई पर, करेक्ट। तो नीचे वाला जो एक्सिस है, मतलब कि जो एक्स एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया गया फाई से, और जो वाई एक्सिस है उसको रिप्रेजेंट किया गया साई से, साई से, ठीक है। इस प्रकार से अगर यहां हम देखें, ये जो है वो क्या है, साई एंगल है, और ये क्या है उसका, फाई एंगल है। तो फाई एंगल जब भी आएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और साई एंगल जब भी आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
इस पर्टिकुलर एंगल पर जहां पर ये लोकेट करता है, हम कहेंगे कि इसका रोटेशन जो है वो क्या है, फ्री है। लेकिन बाकी किसी एंगल पर वो फ्री नहीं है, बाकी किसी भी जगह अगर आप उसको भेजेंगे वह फ्री नहीं है। तो हम लोग फटाफट इसको ऐसे समझते हैं, ये जो एरिया है, ठीक है ना, ये जो इसका एरिया है, यह इसका फ्री रोटेशन एरिया है। और बाकी जितना दिख रहा है ये व्हाइट स्पेस, वह क्या है उसका, वह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। वहां पर अगर वो जाएगा तो फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता है। करेक्ट। तो रामचंद्रन प्लॉट में इसी ग्राफ को उन्होंने दिया था। तो व्हाट इज द रामचंद्रन प्लॉट? तो रामचंद्रन प्लॉट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रामचंद्रन प्लॉट is a graphical representation of the free rotation of peptides of a protein in space, ठीक है, in space। जो स्पेस है उसमें कैसे वो फ्री रोटेशन करता है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था। ओके। और कहा क्या कि जब कोई भी पेप्टाइड ग्रुप फुल्ली एक्सटेंडेड रहता है, तो इसमें जो फाई एंड साई एंगल है, फाई एंड साई एंगल्स, वो कंप्लीटली प्लस माइनस 180 डिग्री पर दिखता है, प्लस माइनस 180 डिग्री पर, जब वो पूरी तरह से एक्सटेंडेड, जो डायग्राम मैंने बनाया था ना, जिसमें चारों ग्रुप एक ही ऊपर नीचे था, याद है ना, अभी जस्ट मैंने बनाया था। तो उसमें क्या था कि एक ही लाइन में सब है और वो 180 डिग्री पर एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। क्या? द डायहेड्रल एंगल इंक्रीजेस व्हेन डिस्टल मतलब कौन सा पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पर एटम इज रोटेटेड क्लॉकवाइज। जब वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा चौथा एटम, क्लॉकवाइज समझते हो रोटेशन सब लोग? बायोफिजिक्स का ये टॉपिक है, इसलिए इसमें यही सब यूज है। ये रोटेशन क्या कहलाता है? क्लॉकवाइज। और ये रोटेशन क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब ये रोटेशन। यदि चौथा क्लॉकवाइज रोटेशन करे तो जो डायहेड्रल एंगल होता है, उस एंगल में, ये स्पेलिंग गड़बड़ हो गया है, ठीक है, इसको ठीक करना, एंगल में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग क्या गौर करते हैं कि 99.9% of peptide bonds are trans, सभी ट्रांसफॉर्म होते हैं, सिस फॉर्म में नहीं होता है। जब कोई ट्रांसफॉर्म में होता है, उसका जो रोटेशन का जो उसका रहता है कि कितना रोटेट कर सकता है ट्रांसफॉर्म में, तो उसका जो रोटेशन का जो लिमिट है वो है प्लस माइनस 180 डिग्री। लेकिन कभी अगर वो बॉन्ड सिस फॉर्म में आ जाए, किस फॉर्म में आ जाए? इफ इन सिस फॉर्म, अगर सिस फॉर्म आ जाए, उसका रोटेशन एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और तब उसका एंगल क्या होता है? तब उसका एंगल होता है 0 डिग्री। मतलब उसमें कोई रोटेशन नहीं है, और यह रेयरली इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है। जो भी रोटेशन फ्री है, जो भी पेप्टाइड जो है या प्रोटीन जो है वो फ्री है, फ्रीली अपना रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर उसको कोई स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है। अगले क्लास में हम लोग कुछ प्लॉट्स ड्रॉ करके देख रहे हैं, और उसमें सीखेंगे कि वो प्लॉट जो है वो कैसे उसको हम लोग स्टडी करते हैं।